अच्छा बेटा, आप चेक डिजिट के बारे में हम देखो डिस्कस करते हैं। तो चेक डिजिट आपके पास आता है आपके बाकी सारे बारकोड से मिलकर एक ऐसा डिजिट है जो कैलकुलेट होता है आपके सारे नंबर से मिलके। वो ये बताता है कि आपके जो सारे नंबर्स हैं वो करेक्टली प्लेस हुए हैं या नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे बारकोड की जो है आपके सामने एग्जांपल अवेलेबल है। अब बस इस एग्जांपल के अंदर एक मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ये सारे नंबर जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये सारे जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे आपके पास ये एक डिजिट है। अब ये सारे जो डिजिट है बेटा, ये बनता ऐसे है कि ये सारे नंबर्स की एक कैलकुलेशन होती है। वो कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ कैसे उससे ये नंबर बनता है। अब ये बताता ये है कि अगर सारे नंबर्स कैलकुलेट करके वही नंबर बताते हैं तो आपका बार कोड सही होता है। ये चेक डिजिट होता है। अब चेक डिजिट बेटा है क्या? इट इज़ बेसिकली अ फाइनल डिजिट इन अ कोड। मतलब आपके पास जो है वो और कोड्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन और कोड्स के अंदर जो है एक फाइनल और एक्स्ट्रा डिजिट होता है ये आपके बार कोड के अंदर। ये कैलकुलेट होता है सारे डिजिट्स के अंदर से बन के। अब आपके पास जो चेक डिजिट्स हैं वो यूज़ होते हैं आपके बारकोड के प्रोडक्ट्स पे, जिसपे आपके पास आईएसबीएन नंबर होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। आपका जो है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है व्हेन। और चेक डिजिट्स यूज़ होते हैं एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो डेटा एंट्री के अंदर अक्सर आ जाते हैं। अब पेपर के अंदर अगर आपसे वो ये पूछता है कि आपके पास जो है वो चेक डिजिट क्या है, तो चेक डिजिट इज़ द फाइनल डिजिट इंक्लूडेड इन अ कोड। चेक डिजिट्स आर So check digits are used for barcodes on products such as ISBN और VIN numbers. Check digits are used to identify errors data entry के अंदर। और कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो चेक डिजिट में आ सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला एरर आपके पास ये है, एन इनकरेक्ट डिजिट एंटर्ड। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल 5327 एंटर कर दिया 5307 के बजाय, मकसद ये कि एक डिजिट जो है वो गलत आ गया है, तो ये क्या है बेटा? ये आपके पास एक गलत डिजिट है, ये एक इनकरेक्ट डिजिट है। तो सेकंड एरर ये कौन सा चेक कर सकता है? ये चेक कर सकता है कि अगर आपके पास कोई भी ट्रांसपोजिशन एरर है। अब ट्रांसपोजिशन एरर बेटा ऐसे हो सकता है कि 5037 की जगह अगर 5307 करके कोई चीज़ आ जाए। इसी तरह आपके पास ये एक और डिजिट कर सकता है जिसमें ओमिटेड या एक्स्ट्रा डिजिट्स आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 537 इंस्टेड ऑफ 5307 या 53107 लिख दिया, कोई भी एक्स्ट्रा डिजिट आ गया या कोई भी डिजिट जो है उसने ओमिट कर दिया। अच्छा, इसी के साथ साथ आपके पास आपका कोई भी फोनेटिक एरर भी आ सकता है, जैसे कि 13 हो गया या आपके पास जो है वो 30 आ गया। तो ये सारे जितने भी चेक डिजिट्स हैं ये इस टाइप के एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर पेपर के अंदर आता है कि चेक डिजिट है क्या, तो हम ये मेंशन करेंगे। और इसी तरह से अगर वो कौन कौन से एरर्स आपको बताता है, तो एन इनकरेक्ट डिजिट एंड ट्रांसपोजिशन एरर, ओमिटेड एक्स्ट्रा डिजिट या फोनेटिक एरर। ये पास पेपर का सवाल है, जब भी मैं बता रहा हूँ कि वो पूछता है आपसे कि चेक डिजिट क्या है या कौन कौन से एरर आप उसमें दे सकते हो। हाँ, अब बेटा चेक डिजिट कैलकुलेट करने के हमारे पास जो है वो दो मेथड्स हैं, जिसमें से एक मेथड हमारे पास कौन सा है, ISBN 13, और दूसरा मेथड कौन सा है मेरे पास, मॉड्यूलस 11। अब हम ये चेक करते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। अब चेक डिजिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला मेथड जो मेरे पास है वो है ISBN 13। अब ISBN 13 के अंदर आपके पास जो है 13 डिजिट्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तुम्हारे पास एक बार कोड है, ये रहा। इस बार कोड की कैलकुलेशन कैसे है? अब पहले तो अपने पास गौर से देखो कि ये जितने भी बार कोड्स हैं इसमें आपके पास कुछ और डिजिट्स हैं और इसमें आपके पास जो है कुछ इवन डिजिट्स भी हैं। अब अगर बेटा आपके पास वो ऑड डिजिट्स हैं तो ऑड डिजिट्स मकसद ये कि एक एक वो ऑड उनकी प्लेसमेंट्स हैं।
और इवन डिजिट है तो उनकी जो है वो इवन प्लेसमेंट्स आपके पास पॉसिबल हो रही हैं। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं ये करूँगा कि जितने भी डिजिट्स मेरे पास ऑड नंबर्स पर हैं मैं उन सबको यहाँ पे ऐड करा दूंगा। जैसे मेरे पास आ गया 9, आ गया 8, आ गया 3, आ गया 0, आ गया 8, आ गया और 8 आ गया, ये आ गया 36। और अगर बेटा मुझे इवन नंबर ऐड करना हो तो इवन नंबर के अंदर 7 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया। अच्छा, इन इवन नंबर और इवन नंबर्स को ऐड करने के बाद मैं 3 से भी मल्टीप्लाई कराऊंगा। जैसे यहाँ मेथड में देखो, ऐड सबसे पहले जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको ऐड किया, उसके बाद जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको ऐड किया और फिर मैं उनको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कराया। अभी बात ये नहीं है कि ये मैं कर क्यों रहा हूँ, इसमें जो है सिर्फ ये है कि ये मेरे पास एक मेथड है, और आपका जो पेपर आएगा उसके अंदर ये लिखा हुआ होगा कि आपने कैसे करना है। इसका मैं एक पास पेपर का सवाल भी करा दूंगा। तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता कि सर आप ये क्यों कर रहे हैं, आप ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि सवाल के अंदर दिया हुआ होगा कि भाई ये ऐसे निकलेगा, ये मेथड सही है। तो ये मैं हवाओं से नहीं कर रहा, ये मुझे मेरे पास लिखा हुआ है जब भी मैं कर रहा हूँ। अब मैंने करना क्या है, अब जो भी मेरा रिजल्ट आया है 1 और 2 में, मैं उन दोनों को ऐड करूंगा। 36 को ऐड किया मैंने, 75 को ऐड किया, और इसको बेटा मैं डिवाइड कर दूंगा 10 से, क्योंकि मेरे पास बार कोड के नंबर भी शायद सिमिलर होते हैं। 10 से मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 101 डिवाइडेड बाई 10। 11 रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब मैं करूंगा ये कि बेटा ये जो 1 आ रहा है इसको मैं 10 से माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जो भी मेरे चेक डिजिट का है, जो यहाँ पे मेथड आपके पास लिखा हुआ है इस मेथड से। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं सर, इसमें तो नहीं है। सिमिलरली इसी तरह से आपके पास एक और कैलकुलेशन का मेथड भी है जिसको मैं कहता हूँ मॉड्यूलस 11। अब मॉड्यूलस 11 में हमारे पास बेटा क्या है कि जैसे यहाँ पे 7 नंबर्स हैं आपके पास, 4156718710। अब यहाँ पे मैं करूँगा ये कि मेरे पास जो भी डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स के साथ उनकी जो प्लेसेस हैं मैं उसको उससे मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर मॉड्यूलस 11 ईच डिजिट इन द नंबर इज गिवन अ वेट। वो वेट क्या है, हम मैं 8 से स्टार्ट करूंगा, 8 7 6 5 4 3 2। अब अगर इससे एक एक्सटेंडेड नंबर है तो वो आपके पास 1 पे भी आ सकता है। उसके बाद जो भी नंबर है 8 7 6 5 4 3 2, इनको हम आपस में इनकी पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टोटल आएगा और फिर हम 130 को डिवाइड कराएंगे 1 से, जो रिमाइंडर आएगा फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये एक नज़र इस पर मार के बताओ कि अगर कोई कंफ्यूजन है या नहीं। सर ये जो पोजीशन वाली आपने बात बताई, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि पोजीशन से किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, 41567110। आपके पास जब भी यहाँ पे आएगा और पेपर के अंदर आपके पास मेथड मेंशन होगा, जैसे इस मेथड में लिखा हुआ है कि ईच डिजिट इन द नंबर इज गिवन अ वेटिंग वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 8। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ इसको, इसकी पोजीशन क्या है, 8 7 6 5 4 3 2, और यहाँ पे मेरे पास कोई डिजिट नहीं है, 1 होता तो मैं जब करता। ये पोजिशनल वैल्यू है, मतलब उनकी जगह ये है। जी सर, क्लियर हो गया। इसको एक नज़र देख लेना अपने पास बुक में से तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। जी सर।
अब जैसे आपके पास यहाँ पे है एक ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, दिस इज वन ऑफ द अनदर मेथड टू चेक कि आपका डेटा जो है वो करेक्टली ट्रांसमिट हुआ है या नहीं। अब इसके अंदर बेटा एक चीज ये है, जैसे जैसे कि इसका नाम आपसे कह रहा है कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, मकसद ये है कि एक ही रिक्वेस्ट जो है वो रिपीटेडली जनरेट हो रही है बार 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 बार। और जब जैसे कि आप कभी कभार फेसबुक पे लॉगिन करते हो ना, तो वो आपका जो है एक कोड भेजता है। कोड जो है वो भेजता है आपके मोबाइल के ऊपर, और आपसे कहता है कि फॉर लेट से कि अगर इसको 5 मिनट के अंदर आप अपने मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर ऐड कर देते हो वो, तो आप लॉगिन हो जाते हो। अगर वो टाइम चला जाता है तो फिर एक और कोड जनरेट होता है, ये उसी की एक एग्जांपल है। अब ARQ के अंदर क्या है, पहली बात तो ये कि जाहिर सी बात है, इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू चेक दैट इफ योर डेटा इज करेक्टली एंटर्ड और नॉट। अब ARQ क्या है, ये चेक करेगा कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आपके पास यूज यूटिलाइज करता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से कि अगर आपका डाटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया तो कौन सी एक्नॉलेजमेंट जाएगी, पॉजिटिव। अगर सक्सेसफुली ट्रांसमिट नहीं हुआ तो कौन सी एक्नॉलेजमेंट जाएगी, नेगेटिव। और ये यही इंडिकेट करेगा कि आपका डेटा करेक्टली ट्रांसमिट हुआ है या नहीं, एक टाइमर के साथ। जैसे कि विद इन 3 मिनट्स अगर वो एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट क्या है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट क्या है भाई, रिसीविंग डिवाइस बताती है कि आपका डेटा जो है वो सही तरह से पहुंच गया है या नहीं, बगैर किसी ट्रांसमिशन एरर के साथ या नहीं। अगर किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं आया तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है, उसने कहा कि भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ट्रांसमिशन के अंदर एरर आ गया तो रिसीवर बोलता है यार मैं नहीं ले सकता है डेटा, वो नेगेटिव रिमार्क्स, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देता है। और बोलता है कि यार फिर से डाटा भेजो, इसमें कोई मसला है। और इसी के साथ साथ एक टाइमर भी चल रहा होता है जो कि आपकी सेंडिंग डिवाइस से जाता है, जो कहता है कि भाई मैं इतने टाइम तक वेट करूंगा और इतने टाइम तक तुमने मुझे जवाब देना है। अब या तो तुम पॉजिटिव पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट दो या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट दो। अगर उसने उस टाइम लिमिट के अंदर जवाब ही नहीं दिया, बिल्कुल ही उसने जो है कहा कि यार कोई एक्नॉलेजमेंट मैं नहीं दे रहा, तो होता यह है कि वो ऑटोमेटिकली रीसेंड कर देता है दोबारा से इनिशिएट करा देता है। दैट मीन्स दैट इफ नो एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनी टाइप हैज बीन रिसीव्ड बाय द सेंडिंग डिवाइस विद इन दिस टाइम लिमिट, इट ऑटोमेटिकली रीसेंड्स द डेटा अंटिल अ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड। जस्ट लाइक दिस कि अगर आपने कोड अपना नहीं डाला, जैसे कि मेरे पास उसमें आता है गूगल की ऐप में, तो वो ऑटोमेटिकली हर 1 मिनट बाद नया कोड जनरेट करता रहता है। इट्स लाइक दिस कि उस सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर आना चाहिए, वरना दोबारा से वो एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन है, जिसमें से हमारे पास जो है वो एक सिमेट्रिक है, और दूसरी जो इंक्रिप्शन है वो हमारे पास जो है वो एसिमेट्रिक है। अब भाई हमारे पास इस इंक्रिप्शन का जो है वो पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है कि व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर एनी पब्लिक नेटवर्क, किसी भी पब्लिक नेटवर्क के ऊपर अगर मैं डेटा को ट्रांसमिट कर रहा होता हूँ, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस, तो हमेशा से एक रिस्क आता है। वो रिस्क क्या होता है कि भाई मेरा जो डेटा है वो किसी और हैकर से या किसी और से इंटरसेप्ट ना हो जाए। इसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, मैं इनक्रिप्शन इस्तेमाल करता हूँ। अब इनक्रिप्शन क्या करती है भाई, जो डाटा किसी और के पास ना जाए उसका जो रिस्क है वो मिनिमाइज कर देगी। अब व्हेन इट कम्स टू एन इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन ऑल्टर्स डेटा इनटू अ फॉर्म दैट इज अनरीडेबल बाय एनीबॉडी फॉर whom द डेटा इज नॉट इंटेंडेड। इनक्रिप्शन क्या करती है कि डाटा को एक ऐसे फॉर्म के अंदर, इनक्रिप्शन एक ऐसा करती है कि एक डेटा को एक ऐसे फॉर्म के अंदर इनक्रिप्ट करती है कि जो अनरीडेबल होता है किसी के लिए भी, या जिसके लिए भी जो है वो डाटा समझा नहीं जाए। इससे ये होता है कि आपका जो भी डाटा है वो प्रिवेंट करता है उसको इंटरसेप्ट करने से। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कि अगर आपका डेटा सेंसिटिव है या आपका डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, जिसमें आपके बैंक कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती है। अब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, मैंने तुम्हें अभी देखो इंक्रिप्शन तो समझा दिया कि इंक्रिप्शन में होता क्या है। अब
फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक हमारे पास है प्लेन टेक्स्ट और एक हमारे पास है साइफर टेक्स्ट। अब इनक्रिप्शन के अंदर गौर से देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि असद इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो बेटा ये क्या है, तुम्हारा प्लेन टेक्स्ट है क्योंकि ये भी इनक्रिप्ट नहीं हुआ। जब ये तुम्हारे इनक्रिप्शन एल्गोरिथम से गुजरेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, साइफर टेक्स्ट। अब साइफर टेक्स्ट क्या है, मैंने लिखा था असद इज अ गुड स्टूडेंट, लेकिन किसी और लैंग्वेज में वो डाटा हो जाएगा, मतलब नंबर्स के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर, अल्फाबेट्स के अंदर, इस तरह से वो डाटा अपने आप को इनक्रिप्ट कर लेगा कि वो किसी और को समझ ना आए। और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, एक की। अब वो की मैं दूंगा सिर्फ असद को, ताकि वो ही उसको अनलॉक कर सके। जब असद ने उस की को यूज करके उस कोड को अनलॉक कर दिया तो उसके बाद वो ही डाटा आ गया। तो आर यू गेटिंग दिस? जी सर, ये भी समझ आ गया है। इसकी कोई मिसाल लेते हैं हम। अ, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, असद इज अ गुड स्टूडेंट, वो क्या है, प्लेन टेक्स्ट। जब आपका प्लेन टेक्स्ट उस एल्गोरिथम से गुजर गया, उस एल्गोरिथम से गुजरने के बाद असद इज अ गुड स्टूडेंट लिखा हुआ था, अब ये कुछ इस तरह से आ गया नंबर्स वगैरह में। अब ये डेटा तो भाई किसी को समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन इसको अनलॉक करने के लिए मुझे क्या करना है, की चाहिए। वो की जब असद के पास है तो उस की के साथ सिर्फ वही इस डेटा को डिकोड कर सकेगा और डेटा दोबारा ऐसे हो जाएगा। ये तो मैंने एग्जांपल दी है। अब इसी तरह से अगर कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक कार्ड हो सकते हैं, तो उसमें जो है अ, इसमें जो है फिर हम इसको इस तरह से इनक्रिप्ट कर सकते हैं। अब हमारे सिलेबस के अंदर है एक सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। अब सिमेट्रिक इनक्रिप्शन क्या करती है, वो एक इनक्रिप्शन की यूटिलाइज करती है। अब इनक्रिप्शन की के अंदर क्या है कि द सेम की यूज टू इनक्रिप्ट द मैसेज एंड द सेम की यूज टू डिक्रिप्ट द मैसेज। एक ही की से जो है इनक्रिप्शन होगी और एक ही की से जो है आपकी जो है वो डिक्रिप्शन भी होगी। विच मीन्स एवरी लेटर इन अ वर्ड। अच्छा वो छोड़ो, जैसे याद देखो ये क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस इज एक्साइटिंग। कंप्यूटर साइंस एक्साइटिंग क्या है तुम्हारा, प्लेन टेक्स्ट है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे भाई इनक्रिप्शन एल्गोरिथम से, तो ये चला बन जाएगा साइफर टेक्स्ट। यार लेकिन इनके इसके अंदर ना एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि असल मसला ये है कि ये जो की है ना, इसको सीक्रेट रखना एक प्रॉब्लम है। अब मैंने असद को की बताई हुई है, उसने किसी एक्स वाई जी बंदे को बता दी, तो इस तरह तो हर कोई वो उससे ओपन कर लेगा। तो इसका ड्रॉबैक ये है सिमेट्रिक का कि इट इज डिफिकल्ट टू कीप इट सीक्रेट। देयर फॉर इशूज आपके पास आ सकते हैं सिमेट्रिक के अंदर। इसके बाद बेटा मेरे पास लास्ट एनक्रिप्शन है, और लास्ट एनक्रिप्शन मेरे पास कौन सी है, एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन। अब एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन के अंदर आपके पास क्या है कि दिस इज यूज टू ओवरकम द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस, और इट मेक यूज ऑफ टू कीज कॉल्ड पब्लिक की और प्राइवेट की। अच्छा, जब एक काम अभी और करते हैं हम। Like Roblox, the sandbox allows you to build your own 3D games using its Game Maker application. असद बेटा मैं ना एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर, इस वीडियो को जरा गौर से देखो, ये 4 मिनट की वीडियो है। पहले ये देखो, फिर मैं तुम्हें दोबारा से वो बताऊंगा ऐसे मैटर क्या है, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा। जी सर, ठीक है। Process of taking a message and scrambling its contents so that only certain people look at your message. Encryption is the process of taking a message and scrambling its contents so that only certain people can look at your message. There are two types of encryption: symmetric and asymmetric encryption. Let's first take a look at symmetric encryption to understand why asymmetric encryption was created. To do that, let me introduce you to Alice and Bob. Alice has a sensitive document that she wants to share with Bob. She uses an encryption program to protect her document with a password or passphrase that she chooses. She then sends the encrypted document to Bob. However, Bob cannot open this message because he doesn't know the passphrase that Alice used to encrypt the document. In other words, he doesn't have the key to open the lock. Now comes a real problem.
How does Alice share this passphrase securely with Bob? Sending it through email is risky because others might find the passphrase and use it to decrypt any messages between Alice and Bob. This is exactly the kind of problem that asymmetric encryption intends to solve. It is comparable to a mailbox on the street. The mailbox is exposed to anyone who knows its location. We can say that the location of the mailbox is completely public. Anyone who knows the address can go to the mailbox and drop in a letter. However, only the owner of the mailbox has a key to open it up and read the messages. So let's now go back to technical details. When using asymmetric encryption, both Alice and Bob have to generate a key pair on their computers. A popular and secure way for doing this is by using the RSA algorithm. This algorithm will generate a public and private key that are mathematically linked to each other. Public keys can be used to encrypt data, and only the matching private key can be used to decrypt it. Even though the keys are linked together, they cannot be derived from each other. In other words, if you know someone's public key, you cannot derive his private key. If we retake our mailbox example, then the mailbox's address would be the public key, something that everyone is allowed to know. The owner of the mailbox is the only one who has the private key, and that is needed to open up the mailbox. Let's now take a look at how Alice and Bob can use asymmetric encryption to communicate securely with each other. They start by exchanging their public keys. Bob gives his public key to Alice, and Alice gives her public key to Bob. Now Alice can send her sensitive document again. She takes the document and encrypts it with Bob's public key. She then sends the file to Bob, who uses his private key to unlock the document and read it. Because they use asymmetric encryption, only Bob is able to decrypt the message. Not even Alice can decrypt it because she doesn't have Bob's private key. The strength and security of the asymmetric encryption now relies on Alice and Bob to keep their private keys well protected. If an attacker steals Alice's private key, it can be used to decrypt all messages that are intended for Alice. However, the attacker cannot decrypt messages that were sent by Alice because that requires Bob's private key. Asymmetric encryption is used in a lot of places where security really matters. You might not be aware of it, but every time you visit a secure website via HTTPS, you're actually using asymmetric encryption. It's also being used to securely send emails with the PGP protocol. And one last example, Bitcoin also uses asymmetric encryption to make sure that only the owner of a money wallet can withdraw or transfer money from it. So now you know how asymmetric encryption works and what the differences are between asymmetric. कुछ समझ आया? जी सर, वो की वाली बात मुझसे वो लिंक होके बाद समझ आया ज़रा। इसका मैं आपको लिंक भी मैंने इस वीडियो का भेज दिया, इसको दोबारा से देखना। अब देखो, जी सिमेट्रिक तो सर। मैं समझा चुका हूँ, मैं आपको असिमेट्रिक बता रहा हूँ बेटा। अब असिमेट्रिक के एन्क्रिप्शन के अंदर ये आपके पास कौन सी कीज हैं? दो कीज हैं, एक पब्लिक की और आपके पास जो है एक प्राइवेट की है। पब्लिक की क्या करोगे, आप सबको अवेलेबल कर दोगे। प्राइवेट की क्या करोगे, सिर्फ आपके कंप्यूटर के यूजर के पास होगी। दोनों कीज की जरूरत होगी मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, टॉम एंड जेन वर्क फॉर द सेम कंपनी दैट विशेस टू सेंड अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू जेन। अब जेन क्या करता है भाई, वो एक एल्गोरिथम यूज करेगा जो जनरेट करेगा एक मैचिंग पेयर ऑफ कीज, जिसके अंदर आपके पास आएगी प्राइवेट और पब्लिक, जो उसी कंप्यूटर के ऊपर स्टोर होंगी। मैचिंग पेयर्स जो है वो मैथमेटिकली लिंक होती हैं लेकिन एक दूसरे से डराइव नहीं की जाती। अब जेन जो है वो भेजेगा पब्लिक की अपनी टॉम को। टॉम क्या करेगा भाई, उसी पब्लिक की से डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट करेगा और फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है, ही देन सेंड्स हिज एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट साइफर बैक टू जेन। अब जेन क्या करेगा, उसी प्राइवेट की से
अनलॉक करेगा टॉम का डॉक्यूमेंट और उसी की से उसको डिक्रिप्ट करेगा। मकसद ये है कि टॉम ने सबसे पहले भेज दी भाई, सॉरी जेन ने सबसे पहले भेज दी टॉम को पब्लिक की। उसके बाद जो मिस्टर टॉम है उन्होंने जेन को वो दोनों कीज भेज दी। जब दोनों कीज एक साथ अप्लाई होती हैं तब आपका मैसेज जो है वो अनलॉक होता है। इसकी बेहतर डेमोन्स्ट्रेशन जो है एसिमेट्रिक की वो उस वीडियो के अंदर है जो मैंने आपको भेजी है एनिमेटेड के अंदर। उसमें तुम देख सकते हो कि पब्लिक और प्राइवेट की मैचिंग से वो कैसे डेटा को अनलॉक कर रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, इसमें तो नहीं है, ये आ गया समझ। बेटा एक दफ़ा उस वीडियो को भी देख लेना और चैप्टर नंबर 2 के पास पेपर्स भी कुछ अपने पास कंप्लीट करके मुझसे चेक करवा लो, ठीक है? जी सर, मैं कल दोपहर तक आपसे इंशाल्लाह करवा लूँगा।